हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में, जो आपको प्रोवाइड करता है 7वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं भाई एक दो चैप्टर फ्री करवा दें उसके बाद कहते भाई पैसा दो, तो ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ पर हर चीज मिलती है बेस्ट क्वालिटी में, कंप्लीट मिलता है, और इसके लिए आपको किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं पे करना। भाई ये तो बहुत अच्छी बात। चलो इसी बात के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण, जो कि आपकी कक्षा का पार्ट 3 है। इसमें हम इसके पार्ट 2 पर पहुंच चुके हैं, यानी कि इससे पिछले पार्ट में हमने देखा था आलेखीय विधि, यानी ग्राफ कैसे बनता है, और ग्राफ के आधार पर जो आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन जो पक्के वाला आता है ना, भाई उसको भी हमने कंप्लीट किया था। डन, क्योंकि ग्राफ का क्वेश्चन आता ही आता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्या, बीज गणितीय विधि, यानी कि अलजेब्रिकल मेथड, जिसके अंदर 3 आपके मेथड्स हैं। उन तीनों मेथड्स को हम सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि भाई उन्हीं मेथड पर क्वेश्चंस बनते हैं और क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो यानी आज के इस सुपर 30 मिनट रिवीजन के अंदर हम उन मेथड्स को बिल्कुल क्लियर करने वाले हैं। तो आखिर तक बने रहना, सेशन बहुत मजेदार होने वाला है, और इस सेशन को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर देना, जिससे भाई उनको भी इसका फायदा मिल पाए। डन, तो करते हैं सेशन को स्टार्ट और देखते हैं भाई क्या कहता है। तो यहां पर हम बात करते हैं, तो भाई क्वेश्चन ये क्या मतलब कॉन्सेप्ट हमारा ये कह रहा है कि इसके अंदर कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण में हल करने की जो विधियां हैं, भाई क्या कौन सी बात करें, बीज गणितीय विधि। भाई पहले इससे हम आलेखीय विधि कर चुके हैं पिछले में। इसमें क्या है, बीज गणितीय विधि में जैसे प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणनखंड विधि, यानी सब्स्टिट्यूटिंग मेथड, और मेथड ऑफ एलिमिनेशन है, और मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। भाई ये जो 3 आपके मेथड्स हैं, इनके आधार पर क्वेश्चन तो बनता ही है। तो भाई इन पे जरूर करना है हमें प्रैक्टिस की, भाई फॉर्मूले, ये जो विधियां हैं, जो आपके मेथड्स हैं, वो कैसे वर्क करते हैं उसको देखना है। डन, तो भाई करते हैं सेशन को स्टार्ट, और इनके आधार पर क्वेश्चंस करते हैं, जिससे कि आप कंफर्म हो जाओ कि ये मेथड्स कैसे लगते हैं। डन, तो चलो भाई ठीक है। तो यहां पर आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। एक सिंपल क्वेश्चन को लेकर हम वहां पर इस मेथड को सीखेंगे कि मेथड तीनों कौन कौन से हैं। तो पहले हम देखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि होता क्या है, तो उसके अंदर ये होता है कि हमें जो दो विधियां दी हुई होती है, जैसे कि ये पहली विधि दे रखी है और ये दूसरी, सॉरी विधि नहीं दे रखी, समीकरण दे रखा है। एक पहला समीकरण दे रखा है, एक दूसरा समीकरण दे रखा है। इनमें क्या करें, किसी एक समीकरण से x या y का मान निकालकर और दूसरे में रख देते हैं, उसी को प्रतिस्थापन कहा जाता है। भाई छोटा समीकरण कौन सा दिख रहा है, तो नीचे वाला दिख रहा है। डन, तो समीकरण 2 से हम क्या करेंगे, यहां से नीचे वाले से x का मान निकालेंगे, जो आएगा 3 माइनस में 2y। भाई नीचे वाले से क्या आएगा, x का मान आएगा जो कि 3 माइनस 2y है। डन, चलो ठीक है। अब इस x को उठाकर, यानी इसको समीकरण 1 से निकालते हैं, इसको उठाकर समीकरण 2 में रखा, इसको उठाकर समीकरण 2 में रखा जाएगा, तो यानी 2, और x की जगह रखा 3 माइनस में 2y, माइनस 5y बराबर में माइनस 3 है। डन, ये चीज क्या आ जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ रहा है, 3 दूनी 6 आ रहा है, माइनस में 4y है, माइनस में 5y है, बराबर माइनस 3 है। ठीक है भाई, ये चीज आ गया हमारे पास। अब इस 6 को उठाकर उधर भेजेंगे तो 6 हो जाके माइनस में होगा, यानी माइनस 3 और माइनस 6 माइनस 9 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, तो 5 4 9 ही हो रहा है ये भी, ठीक है। और यहां से y का मान अगर निकालूं तो माइनस 9 बटे में माइनस 9 आएगा, जो कि कट कर 1 ही आ रहा है, यानी आंसर इसका 1 आ रहा है। भाई कितना, आंसर 1 आ रहा है। डन, चलो ठीक है। और अगर ये y का मान 1 आ रहा है, उसको उठाकर वापिस अगर किसी भी दोनों में से किसी समीकरण में रख दो, चाहे इसमें रख दो, ठीक है, x का मान निकल जाएगा। तो अब यहां पर देखेंगे x का मान कितना आ रहा है, तो 3 माइनस में 2y, y का मान 1 था। डन, तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि कितना आ गया भाई, 3 माइनस में 2, यानी कि 1 आंसर आ चुका है, यानी x का मान 1 आ गया। भाई इससे हमने यहां पर देख लिया क्या, कि भाई y का मान निकल गया और x का मान निकल गया, और दोनों समीकरणों को हमने प्रतिस्थापन विधि से हल किया। प्रतिस्थापन विधि मतलब पहले से x का मान निकाला और दूसरे में रख दिया, और y का मान निकल गया जब, तो उसको किसी भी एक समीकरण में रखा तो हमारे पास x का मान भी आ गया। डन, सिंपल सा था, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट विधि की बात करते हैं। इसी क्वेश्चन को क्या करते हैं, एक और विधि से करते हैं। कौन सा भाई, विलोपन विधि से, एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। तो जिससे कि भाई हम देख पाएंगे क्या आंसर मैच करेगा दोनों में, तो भाई बिल्कुल देखेंगे। तो भाई आंसर पहले हम लिख लेते हैं, कितना है भाई, x 1 है और y 1 है, ये आंसर लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, यहाँ पर भाई x 1 है और y 1 है, ये इसका आंसर है। भाई x 1 है, भाई पहला वाला x होता है, दूसरा y होता है, यानी इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, x का मान 1 आ गया और y का मान 1 आ गया इसका। अब दूसरे मेथड से करते हैं, कौन सा भाई, तो एलिमिनेशन मेथड, यानी विलोपन विधि। अब उसके लिए क्या होता है, तो जैसे ही समीकरण आप देखोगे, पहली समीकरण और दूसरी समीकरण,
एलिमिनेशन मेथड के अंदर, विलोपन विधि के अंदर पहले हम करते हैं x या y किसी एक को बराबर करते हैं। बराबर कैसे करेंगे भाई, 2x और ये 1x कैसे बराबर होगा, तो नीचे वाले समीकरण को अगर 2 से गुना कर दिया जाए, यानी इस समीकरण को 2 से गुना करें और इस समीकरण को कुछ नहीं गुना करना, मतलब कि 1 से गुना करें, तब ये इसमें x बराबर हो गया। भाई आपको देखना है सुविधा कि भाई x बराबर हो रहा है या y, तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि x बड़ा आसानी से बराबर हो पा रहा है। ठीक है, कैसे, 2 से गुना करके। तो भाई कर देते हैं, जैसे हमने 1 से ऊपर वाले को गुना किया तो भाई सेम टू सेम रह गया वो। चलो भाई अब आते हैं भाई 2 से जब गुना करेंगे तब, तो 2 से गुना करते ही ये 2x आ गया और 2 दूनी 4y आ गया और भाई 2 तिया 6 आ गया। भाई ये चीज हो गया। अब देखो क्या था, समीकरण हमारे पास जो ये 1 और 2 थी, ठीक है, इनको घटा देते हैं। यानी कि भाई मैं इस समीकरण को ऐसे ना लिखकर, भाई जो गुना हुआ था इसको फर्स्ट समीकरण या सेकंड समीकरण थे, ठीक है, इनमें हमने पहले में से दूसरे समीकरण को घटा दिया। भाई पहले में से दूसरे को घटाएंगे, मतलब इसमें से इसको घटाया जाएगा। क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि 2x में से 2x जाएगा तो कट जाएगा और 0 हो जाएगा, ये निकट जाएगा। अब जब आप अपने सुविधा के अकॉर्डिंग देख लेना कि वो घटाने पर कट रहा है कि जोड़ने पर कट रहा है, उसके अकॉर्डिंग देखना है। फिलहाल तो ये घटाने पर कट रहा है, हमने घटा दिया, यानी 2 इसमें से 2x, 2 को घटाएंगे तो घटाए माइनस आ गया, ये भी माइनस ये भी माइनस, मतलब घटा रहे हैं। अब भाई इसमें से इसको घटाया तो ये खत्म, भाई -5 और -4 यानी -9y आ गया। इधर की बात करें -3 और -6 मतलब -9 हो गया ये। अब यहां से मैं देखता हूं y का मान, तो भाई -9 बटे में -9 आ गया, इससे ये कटा और 9 से 9 कटा 1, यानी y का मान 1 आ गया। डन। इस y के मान 1 को उठाकर इसमें रख देता हूं मैं, कैसे भाई, x प्लस में 2 गुने में 1 बराबर में 3। अब ये 2 एकम 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, तो भाई घट जाएगा, तो x का मान 1 आ गया। यानी अब मैं देख पा रहा हूं इस विधि से आराम से निकल चुका है कि भाई x का मान 1 है और y का मान 1 है। क्या यही हमें निकालना था भाई, क्या यही निकालना था, तो भाई बिल्कुल। तो भाई यहाँ पर ये सिचुएशन क्या होती है, जो हमारे पास ये विधि आई है, विलोपन विधि जो आई है, इसके अंदर ऐसा हो रहा है कि जो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, जो बड़े नंबर्स वाले होते हैं, वो भी बड़े आसानी से सॉल्व हो जाते हैं इसमें। ओके भाई, वो बड़े आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। अब मेन चीज़ आपके दिमाग में ये आएगा भाई, 2 मेथड हम क्यों सीखे, एक पहले वाले से आंसर आ ही रहा है तो दूसरा क्यों सीखे। तो भाई मुद्दा यही होता है कि अगर बहुत इजी क्वेश्चन है तब तो वो प्रतिस्थापन से आराम से हो जाएगा, लेकिन अगर थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा होने लग गई तो भाई प्रतिस्थापन विधि बहुत बड़ी कैलकुलेशन कर देगा, तो वहाँ पर टाइम बहुत लग जाता है। और अगर उस कंडीशन में आप विलोपन विधि लेते हो तो वो बड़े आसानी से सॉल्व कर देगा। डन। अब इसके बाद नेक्स्ट आएंगे तीसरा, जो कि वज्र गुणनखंड विधि था। भाई वज्र गुणनखंड विधि है, उसको अगर सॉल्व करोगे तो वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन जो आते हैं, जो उसमें बड़े बड़े नंबर्स आ जाते हैं, उनको भी बड़े आसानी से वो सॉल्व कर देता है। तो भाई वज्र गुणनखंड विधि भी एक बार देख लेते हैं, और वो भी बड़े आराम से आएगा। ठीक है भाई, उसमें मेन दिक्कत ये होती है कि स्टूडेंट्स को फॉर्मूला याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, और मैं तो ये कहूँगा फार्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो डायरेक्ट हो जाएगा। और डायरेक्ट कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए भाई, वज्र गुणनखंड विधि की अगर मैं बात करता हूँ तो भाई पहले तो इस समीकरण को कैसे लिखना है, 2x माइनस 5y, और इसको उठा के इधर ले आओ, यानी प्लस में 3 बराबर में 0। क्या ये हो सकता है, बिल्कुल, चलो ठीक है। उसके बाद इसमें भी 3 इधर लाएंगे, यानी x प्लस में 2y और माइनस में 3 बराबर में 0, क्योंकि इसको भी उठा के इधर ले आ गया, ये चीज आ गया। अब इसके बाद क्या करना है आपको, तो भाई इस समीकरण को देखते हुए x लिखो और बटे में आओ, और मतलब इस x को भूल जाओ कि x में कुछ भी नहीं है। अब यहां पर देखो -3 है और -5 है, इस दोनों को गुना किया, -3 को -5 से गुना करोगे तो प्लस में 15 आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस साइन होता है, फिर इन दोनों को गुना करेंगे, 3 दूनी 6, भाई पहले इसको गुना किया फिर इसको गुना किया, 3 दूनी 6, ये लिख दिया, फिर बराबर में, फिर यहां लिखना है -y, भाई यहां पर लिखना है -y। ओके, अब उसके बाद क्या चीज, तो y को छुपा दो। अब -3 को 2 से किया तो -6 आ गया, और उसके बाद x के साथ क्या है, कुछ नहीं, मतलब 1 है। 1 को जब 3 से करेंगे तो भाई 3 आएगा, और माइनस में ही 3 आएगा, क्योंकि बीच का साइन माइनस का ही होता है। डन, चलो ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है लास्टली वो 1 बटे में करो। ठीक है, 1 बटे में यानी इस आखिरी को छुपाया। अब भाई 2 को 2 से गुना किया तो 4 आ गया। ठीक है, अब 1 को बस इससे गुना किया तो भाई एक तो माइनस साइन है यहाँ पे, अब 1 को इससे गुना किया तो -5 हो गया। अब -5 यहाँ रखूंगा तो माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो यानी ये +5 हो गया। डन, ये सिचुएशन आ गया हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे आपको बनाना आना चाहिए। सीधे आप यहाँ पर रख देते हो, भाई कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, सीधे आपने यहाँ पर रख दिया। अब यहाँ से क्या है, तो x के मान की अगर मैं बात करूँ तो ये x बटे में कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है भाई x बटे में 9। ठीक है, ये है -y बटे में -9, और बराबर में 1 बटे में 9 है, यहाँ से माइनस काट दिया, ये जी आ गया।
डन। अगर मैं यहां पर करता हूं x बटे में 9 बराबर में 1/9, या फिर करता हूं y बटे 9 बराबर में 1/9, क्योंकि ये भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है। अब देखो क्या हुआ, 9 से 9 कट गया, x का मान 1 आ गया, 9 से 9 कट गया, y का मान 1 आ गया। और इस कंडीशन में मैं आपको बता दूं, जो बड़े कैलकुलेशन वाले होते हैं वो इस वज्र गुणनखंड विधि से भी बेहतरीन तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। ओके, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि यहां पर मैंने तीनों विधियां कंप्लीट करवा दी है कि अब आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना हो। ओके, चलो भाई, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं भाई अगला कैसा क्वेश्चन है, और क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उसे भी हमें करना जरूरी था। ठीक है, चलो। हाँ जी, तो नेक्स्ट की हम बात करते हैं कि भाई एक क्वेश्चन हमें दे रखा है कुछ भिन्न करके। ठीक है, भिन्न मतलब क्या है? भिन्न मतलब वह संख्या जो बटे में होती है, p बटे q की फॉर्म में होती है। ठीक है, तो उन भिन्न की हम बात कर रहे हैं। देखो मैं आपको बता दूं कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज पूरी कंप्लीट करवा रखी है मैंने, हर एक चैप्टर की, यानी आपके हर एक चैप्टर से जो सबसे बेहतरीन मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले जो क्वेश्चन है ना, उनके सारी चीजें कंप्लीट ऑलरेडी हो चुकी है। यानी आपकी प्रैक्टिस वहां से बिल्कुल हो सकती है, आपको कोई एक्स्ट्रा बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं होगी, आप एटलीस्ट कम से कम सबसे पहले उसको तो कंप्लीट कर लेना। ओके, चलो अब उसी में से हम यहाँ पर एक दो क्वेश्चन जो लाए हैं जिससे कि जिससे आपके चैप्टर को फुल्ली रिवाइज करवाया जाए, उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप उसके लिए जो पूरे चैप्टर को रिवाइज करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास मिल जाएगा प्लेलिस्ट की लिंक, उस प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए, या फिर आप नॉर्मली मैग्नेट ब्रेन हिंदी मीडियम के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर भी आपको पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी जरूर देख लेना। ओके, चलो भाई, तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं जिससे कि आपका रिविजन भी बढ़िया हो जाएगा। तो यहाँ पर भाई हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये कहता है कि एक भिन्न है, भाई मैंने इसमें हल लिखा, इसके अंदर क्वेश्चन कहता है भाई एक भिन्न है, भिन्न कैसा होगा? तो माना मैंने भिन्न, भाई मान लिया, माना भिन्न जो है, भाई मान लिया कि भिन्न जो है वो क्या है हमारे पास? तो भिन्न हमारे पास है x बटे में y है, और जिसमें क्या होता है? तो x बटे y में ऊपर वाला जो होता है, भाई मैं यहां पर कहूं x बटे में y, ये ऊपर जो होता है वो अंश होता है, और नीचे वाला जो होता है वो हर होता है। ये चीज तो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो आप पता चल गया होगा। ठीक है, ऊपर अंश है, नीचे हर है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाता है, कब? जब उसके अंश में एक घटा दिया जाए, यानी x बटे y तो था ही, लेकिन इसके अंश में अगर मैं एक को घटा दूं, एक घटा दूं अंश में, तो ये बन जाता है 1/3। अब यहां से अगर मैं समीकरण बनाऊं तो y को इधर गुना करते हैं, 3 को इधर करते हैं, 3 को इधर गुना करेंगे तो 3x माइनस में 3 आ जाएगा, और y एकम y हो जाएगा। डन, कोई दिक्कत नहीं। अब इस y को उठाकर इधर भेजेंगे तो 3x माइनस y बराबर में 3, भाई ये पहली समीकरण होगी। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं। अगली सिचुएशन क्या कह रहा है कि भाई और वह 1/4 हो जाता है जब हर में 8 जोड़ा जाए, हर में 8 जोड़ा जाए। यानी अब देखो क्या कहा है, x बटे y है और हर में अगर 8 जोड़ दिया जाए तो ये हो जाता है 1/4। अब इसमें भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को इधर, इसको इधर गुना करेंगे, तो यहां पर भाई 4 को इधर गुना किया तो 4x हो गया, बराबर में y प्लस 8 को 1 से गुना किया तो भाई ये क्या हो गया, y प्लस में 8 हो गया। ठीक है, अब यहां पर क्या करते हैं, इसको इधर इसको क्या करेंगे, इस साइड लेके आ जाएंगे। ठीक है भाई, ये चीज आ गई, ये आपकी दूसरी समीकरण हो गई। अब देखो अगर आपको विलोपन विधि आती है तो भाई फटाफट से तुरंत सॉल्व हो जाएगा ये। ठीक है भाई, इन दोनों समीकरण को एक साथ लिखते हैं। तो भाई मैंने लिखा 3x माइनस वाई बराबर में 3 है, और 4x माइनस वाई बराबर में 8 है, यानी कि लिख दिया यहां पर समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से, तो इस समीकरण 1 तथा 2 से हम यहां पर लिख रहे हैं। अब यहां पर देखिए क्या है, तो भाई एक चीज देख पा रहे हो, दोनों चीज y सेम मिल गया हमें। जब मिल गया तो उसको घटा देते हैं, घट जाएगा, और घटाने का मतलब 3 में से ये माइनस होगा, माइनस वाला यानी प्लस जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। भाई 3 में से 4 गया तो माइनस x बचेगा, और माइनस वाई प्लस वाई कट गया, 3 में से 8 गया तो भाई ये -5 हो गया, और माइनस से माइनस कैंसिल, यानी x का मान 5 आ गया। डन। अब इस x को उठाकर कहीं भी रखोगे, कहां रख दे भाई, इस x को उठाकर इस समीकरण में रख देते हैं या फिर इसके अंदर रख देते हैं, चलो इसी में रखते हैं। तो x का मान जैसे ही 5 को मैं यहां पर रखता हूं तो 4 गुने 5 माइनस वाई बराबर में 8 है, तो 4 पंचे 20 है, इस 8 को इधर लाएंगे, बराबर में y है, और y का मान कितना आ गया, तो भाई 12 आ गया। भाई y का मान 12 आ गया, x का मान 5 आ गया, और हमारे पास भिन्न क्या गया, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तब हमारा भिन्न क्या होगा भाई, भिन्न की अगर मैं बात करता हूं तो भिन्न हमने माना था x बटे में y, और x हमारा 5 है और y 12 है, तो यानी कि ये आ गया 5/12।
इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये आंसर आ चुका है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके पूछे जाते हैं, तो आपको आने चाहिए कि कैसे हम लिखी हुई चीज़ों को समीकरण में कन्वर्ट करें। भाई समीकरण, 2 समीकरण में हमने कन्वर्ट किया, जो भी चीज़ हमें डाटा लिखा हुआ था उसी के अकॉर्डिंग हमने पहले समीकरण में कन्वर्ट किया, फिर उसके बाद हमें विधियां आती है हल करने की, तो हमने उसको विलोपन विधि से आराम से सॉल्व कर दिया। डन। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, आते हैं नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक बेहतरीन क्वेश्चन होने वाला है, उसको भी करेंगे कंप्लीट, क्योंकि वो भी आपके एग्जाम में जरूर आता है इस तरह के क्वेश्चंस। तो भाई यहाँ पर ये रहा आपका, तो ये क्वेश्चन भी आपने कुछ जाना पहचाना क्वेश्चन लग रहा होगा, भाई बिल्कुल जाना पहचाना लग रहा होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन कुछ कहता है कि एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है, ठीक है भाई, और 13 घंटे में वो धारा के 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 55 किलोमीटर अनुकूल जाती है, ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है भाई, पानी की बात करूं, अगर धारा में चल रही है पानी अगर धारा में चल रही है, यानी कि भाई इसमें मान लो धारा की चाल इस साइड है भाई, इसमें अगर मैं कहूं तो भाई धारा समझ लो वो इस दिशा में चल रहा है, इस दिशा में धारा चल रहा है, ठीक है। तो धारा, अगर पानी की धारा चल रही है तो पानी की धारा कुछ ना कुछ रही होगी, ठीक है भाई, पानी की धारा रही होगी। और भाई नाव की बात करें तो नाव भी इसी दिशा में चल रहा है, ठीक है। तो भाई मान लो नाव की चाल x किलोमीटर है, भाई नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। और अगर नाव आप धारा की दिशा में चलाओगे तो क्या होगा, तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी भाई। क्या होगा, नाव अगर धारा की डायरेक्शन में जाएगा तो धारा नाव को धक्का देगा, और धक्का देगा तो स्पीड और बढ़ा देगा। तो कितना धक्का देगा, जितना उसके बस की होगी, कितना बस की होगी, जितना धारा की चाल है, ठीक है, और वही नाव की चाल में जुड़ जाएगा। अगर वही अपोजिट चलता है, भाई नाव अपोजिट चलता है, तो अपोजिट अगर चले तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो भाई अपोजिट अगर चलेगा तो उस कंडीशन में धारा और नाव को उल्टा धकेलेगी, उल्टा धकेलने से उसकी स्पीड कम हो जाएगी, यानी धारा के प्रतिकूल में, भाई प्रतिकूल में स्पीड कम हो जाएगी क्योंकि धारा के विरुद्ध है, और धारा के अनुकूल की बात करें यानी धारा के साथ चल रहा है। डन। तो यहां पर सबसे पहले हम यहां पर मान लेंगे कुछ, तो भाई यहां पर क्या है, नाव की स्थिर चल में चाल हमने x किलोमीटर प्रति घंटा मान ली, धारा की चाल हमने y किलोमीटर प्रति घंटा मान ली। डन। अब अगर बात करते हैं अनुकूल, मतलब दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो फिर दोनों की चाल जुड़ जाएगी। और अगर नाव की धारा के प्रतिकूल कहा जाए, यानी नाव जिस डायरेक्शन में है उसके अपोजिट डायरेक्शन में धारा है, तो धारा नाव की चाल को कम करेगा, तो भाई हमने घटाकर ये लिख दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो पहले तो ये चीजें मान ली है। अब इसके बाद हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व की हम बात करें, जैसा कि क्वेश्चन में कह रखा है, क्या भाई क्वेश्चन में कह रखा है 10 घंटे में वो क्या हो रहा है, 30 किलोमीटर धारा के अनुकूल और 44 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाती है, ठीक है भाई, 44 अनुकूल है और 30 प्रतिकूल है, इतना जा रही है, ठीक है। अब देखो क्या चीज है, आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि भाई जो समय होता है वो दूरी बटे में चाल होती है, यानी डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, ठीक है। और समय कितना है, तो प्रश्न के अनुसार देखा जाए तो समय हमें 10 घंटे दे रखा है, ठीक है, और दूरी कितनी चली है, तो भाई 30 किलोमीटर चला है, और किस चाल से, तो प्रतिकूल की चाल से। प्रतिकूल की चाल कितनी है, तो x माइनस वाई है, तो यहां हमने लिख दिया x माइनस वाई, ठीक है भाई, प्लस में, भाई ये तो जाने का है, आने का भी तो वापिस था, वो क्या है 44 किलोमीटर अनुकूल जा रही है, तो 44 किलोमीटर दूरी तय कर रहे हैं अनुकूल के हिसाब से, मतलब अनुकूल मतलब x प्लस वाई आएगा, तो यहां पर लिख दिया x प्लस वाई। ये आ गया आपकी पहली समीकरण। डन। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, तो 13 घंटे वाली बात हो रही है, तो 13 घंटे तो 13 लिखा हमने यहाँ पे, और इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, तो भाई 13 के अकॉर्डिंग आ रहा है हमारे पास 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल है, तो 40 किलोमीटर जो है धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब x माइनस वाई, तो यहां पर लिखा x माइनस वाई। और आगे की बात करें भाई कितना है, तो भाई 55 किलोमीटर अनुकूल है, तो भाई 55 किलोमीटर लिखा, और अनुकूल मतलब x प्लस वाई हो गया, और ये आ गया सेकंड पार्ट, भाई ये आ गया सेकंड पार्ट। डन। ये चीजें हो गई। अब देखो मुद्दा यहां पर मैंने ये वाला क्वेश्चन क्यों लिया, ये वाला क्वेश्चन इसलिए लिया क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहां पर आपको रैखिक समीकरण दिख ही नहीं रही। भाई देखो रैखिक समीकरण जब होती है तब जब ये एक्स वाई ऊपर होता है और सिर्फ एक्स वाई में होता है, बटे में नहीं होता। तो फिलहाल ये बटे में आ गया तो रैखिक तो बचा ही नहीं, तो भाई पहले इसे रैखिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, जो कि मेथड हमने सीखे थे। ओके, तो पहले इसे कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या है, तो यहां पर एक चीज देखिए, दोनों के नीचे x माइनस वाई, दोनों के नीचे x प्लस वाई है, यानी इसको कुछ माना जा सकता है। तो हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं, एक मिनट, इसको हम यहां पर मान लेते हैं। तो माना हमने क्या, भाई मान लिया, माना हमने कि भाई 1 बटे में x माइनस वाई को, भाई यहां पर मैंने लिखा 1 बटे में x माइनस वाई को
u मान लिया, ठीक है, और 1 में x माइनस वाई को v मान लिया। भाई ये दो चीजें हमने मान ली, क्या भाई, 1/x माइनस वाई को u और 1/x माइनस वाई को v, ठीक है, ये हमने कर दिया। अरे दोनों को माइनस से लिख दिया क्या, एक प्लस और एक माइनस है, ठीक है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं एक प्लस माइनस और एक प्लस है, इनको ये मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। अब जैसा कि हमने मान लिया उस अनुसार इसमें रख भी देते हैं, तो रखेंगे क्या, तो 30x माइनस वाई को क्या माना था हमने, u माना है, तो ये आ जाएगा भाई 30u प्लस में भाई 30 के साथ u आएगा, प्लस में 44v आएगा, क्योंकि 1/x माइनस एक्स प्लस वाई को v माना है, तो 44v है, बराबर में 10 आ रहा है। और दूसरे समीकरण को देखा जाए तो भाई 40u और 55v, 40u प्लस में 55v बराबर में 13 आ रहा है, डन, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। यहां पर हमारे पास जो समीकरण आ रही है इसमें भाई किसी को बराबर कर लेते हैं। बराबर कैसे होगा ये, तो बराबर की अगर हम बात करें तो भाई 3 4 को बराबर कर सकते हैं। कैसे, इसको अगर हम 4 से गुना करें, इसको 3 से गुना करें, भाई देखो जब भी दिखे 3 और 4 आपस में नहीं आ रहा, तो 4 को इससे गुना कर दो, 3 को इससे कर दो, आ जाएगा। तो भाई 4 को जैसे ही गुना करोगे तो 4 या 12 120 यू होगा, 4 से क्या, 4 चक 16, 4 चक 16 यानी 176 भी, और ये 4 दाएं 40 हो गया। 3 से क्या जाता है, 3 चक 12 120 यू हो जाएगा, और 3 से गुना किया तो 5 या 15 का 5 हासिल 1, 5 या 15 16 165 भी, यानी 13 या 39, भाई ये चीज आ गया, डन, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। अब उसके बाद क्या है भाई, इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे, यानी कि ये हमारे पास समीकरण 3 था और ये 4 था, और हमने क्या किया, तीसरे समीकरण में से घटा दिया चौथे समीकरण को, और जैसे ही घटाओगे तो ये माइनस और ये माइनस, इससे घटकर ये खत्म हो गया। 76 में से 65 गया तो 11v बचा, और यहां पर ये घटा तो ये 1 बच गया, यानी v का मान जो आ गया वो 1/11 आ गया, डन। इस v के मान को उठाकर किसी भी एक समीकरण में रख देते हैं इन दोनों में, तो भाई हम पहले वाले में रख देते हैं, ठीक है। तो भाई हम क्या करते हैं, v का मान समीकरण 3 में रखते हैं, v का मान समीकरण 3 में रखने पर भाई v के मान को समीकरण 3 में रखा गया, तो v का मान 1/11 है, उसको जैसे हमने यहां पर रखा तो ये आ रहा है हमारे पास 30u प्लस में 44v मतलब 1/11 बराबर में 10 है, ठीक है। 11 चौक 44 आ गया, और भाई 30u तो हमारे पास है, ठीक है। इस 4 को उधर भेजेंगे तो ये 6 बचेगा, और u का मान जो आ गया वो 6/30 है, यानी कि काटा तो 6 पंचे 30 यानी 1/5 आ गया। भाई 1/5, u का मान 1/5 हो गया, v का मान 1/11 हो गया, डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई ठीक है, ये चीज हो गया। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, तो भाई अगला क्या, तो भाई यहां पर हमें u v थोड़ी निकालना था, हमें x y निकालना था, यानी कि हमें नाव की चाल और पानी के धारा की चाल निकालनी थी, ठीक है, यानी x और y ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, जो हमने माना था वो रख लेते हैं। जैसे कि v को हमने माना था क्या, 1 में ये, तो भाई मैं v को लिख सकता हूं 1/x प्लस वाई, और बराबर में जैसा कि v निकला हुआ है 1/11, तो वो हमने रख दिया, तो यहां पर ये आ गया भाई 1/11, चलो बहुत बढ़िया। अब उसके बाद u की बात करते हैं, तो u हमारे पास 1 में x माइनस वाई है, वो भी लिखा हमने, और u का मान हमने निकाला हुआ 1/5, वो भी लिख देते हैं, तो भाई लिख दिया हमने। अब इसके अकॉर्डिंग क्या है, इन दोनों को उल्टा पलटा जा सकता है, तो भाई बिल्कुल नीचे को ऊपर, नीचे को ऊपर, भाई कर देंगे बिल्कुल। तो यहां से हम देख पा रहे हैं x प्लस में वाई बराबर में 11 आ गया, और यहां से x माइनस वाई ये भी बराबर में 5 आ गया, डन, भाई ये दो चीज आ गई, ओके, चलो ठीक है। अब इसके बाद क्या है, तो भाई जैसे हम देख पा रहे हैं x प्लस वाई बराबर 11 है, x माइनस वाई बराबर में 5 है, ये दो चीजें आ गई है, ओके। अब इनको हल करेंगे, और हल करते ही सॉल्यूशन होगा, यानी कि मैं इसको मान लेता हूं कि ये समीकरण है 5वां और ये समीकरण है 6ठा, भाई एक समीकरण 5 आ गया और एक समीकरण 6 आ गया, डन। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे, यानी लिखा समीकरण 5 तथा 6 से, भाई समीकरण 5 तथा 6 से देखते हैं। तो भाई इस कंडीशन में क्या होगा, इन दोनों समीकरण को एक साथ लिख दिया, तो भाई इसके अंदर हम यहां पर लिखेंगे क्या, तो यहां पर लिखेंगे x प्लस में y बराबर में 11 और x माइनस में y बराबर में 5, ये दो समीकरण आ गए जो सामने रख दिया हमने,
ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। यहाँ पर हमने लिख दिया भाई समीकरण 5 और 6 इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों को सॉल्व करने के लिए ये लिखा और यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो इसमें कुछ अलग करते हैं क्या, तो भाई जैसे कि हमने देखा था घटाते थे, इस बार हम दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं। जोड़ने पर क्या हुआ था, जोड़ने से क्या कुछ कट रहा है, तो हाँ y में -y जोड़ोगे तो 0 हो जाएगा, तो भाई ये कट रहा है, तो इन दोनों को जोड़ा तो ये कट गया और x 2x आएगा, और ये 11 और 5 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, यानी x का मान कितना आ गया, तो 16/2 यानी कि 8 आ गया भाई। 16/2 यानी कि 8 आ चुका है। अब इस 8 को उठाकर कहीं भी समीकरण में रखेंगे, इसमें रखें चाहे इसमें रखें, मान लो पहले वाले में रखते हैं, तो भाई x के मान को हम समीकरण 5 में रखेंगे। x का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 में रखने पर, ठीक है भाई, ये चीज हो गया। x का मान 8 है, उसको समीकरण 5 में जैसे ही रखा हमने, तो यहां पर यह आएगा 8 प्लस में y बराबर में 11, और यहां से हम देख पा रहे हैं y का मान आ गया 3 भाई। y का मान 3 आ गया, और हमने क्या माना हुआ था, तो भाई नाव की चाल को x माना था और धारा की चाल को y माना था। तो भाई यहां पर हम देख सकते हैं नाव की चाल कितनी आई है, तो भाई मैं यहां पर लिख देता हूं भाई, नाव की चाल जो आई है वो 8 है, यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा भाई, ये नाव की चाल है। उसके बाद हम देखते हैं भाई धारा की चाल, भाई धारा की चाल ये कितनी है, तो ये 3 है, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा भाई, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दो चीज आ गई है। डन, तो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और साथ ही साथ भाई इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ये भी हो गया, और उसके साथ आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें कई सारे क्वेश्चंस आपके इंक्लूडेड हो गए हैं। कैसे, तो भाई यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका ये हो गया भाई, आप कैसे लिखा हुआ जो डाटा पूरा है इससे आप समीकरण बना पा रहे हो, पहला तरीका ये। उसके बाद ये आपका अभी रैखिक समीकरण नहीं है, ठीक है भाई, दो चरों में रैखिक समीकरण नहीं दिख रहा, तो इसको कैसे कन्वर्ट करना है, तो इसको u और v मानकर, भाई u और v माना, उससे पहले हमने समीकरण बनाया, तो यानी u और v मानने वाला मेथड क्या है वो भी हम समझ चुके हैं। डन, उसके बाद दो जो समीकरण है उसको कैसे हम हल करते हैं, यानी कि हमने इसमें एलिमिनेशन मेथड, यानी कि इसको हमने एलिमिनेशन मेथड से बड़े आसानी से सॉल्व कर दिया, ठीक है भाई, इसको हमने एलिमिनेशन मेथड से कर दिया है। ओके, अब भाई इसको करने के लिए हमने क्या किया भाई, कैसे शुरू की दो चीजें बराबर होती है भाई, इस विलोपन विधि के अंदर हम कैसे इन दोनों चीजों को बराबर करेंगे उसको पहले देखा। तो भाई अगर नहीं हो पा रहा बराबर, 4 के पहाड़ में 3 नहीं आता, 3 के पहाड़ में 4 नहीं आता, दोनों को आपस में गुना कर दो, तो भाई आपस में गुना कर दिया, अपने आप बराबर हुआ। तो उसके बाद हमने इसको काटा और v का मान निकाला, और फिर वैसे ही v को इसमें रखा, तो u का मान निकाला, और u और v जब आपका निकल गया है तो उसको जो हमने माना था उसके साथ कंपेयर किया, और यहां से दो समीकरण मिली x और y वाली, और इन दो समीकरणों को जब मैंने हल किया, और यहां पर भी क्या जोड़कर हल किया है, समीकरणों को जोड़कर अब हल किया, तो x और y का मान आया, वही इसका आंसर। डन, तो इस क्वेश्चन से हमने बहुत सारी चीजें सीख ली जो कि आपके पूरे चैप्टर को रिवाइज करने में बहुत हेल्प कर रहे हैं। तो यहां पर आज के इस सेशन के अंदर, भाई आज के इस सेशन के अंदर हमने दो चरों वाला रैखिक समीकरण जो पार्ट 3 है उसको कंप्लीट कर लिया है, इसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं। इसके जो मेथड्स आपके थे भाई, मेथड्स कौन कौन से थे भाई, पहला तो आपका प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणनखंड विधि, ये तीनों विधियों को हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है भाई, तीनों विधि कंप्लीट कर लिए हैं, और उसके आधार पर कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो आप समझ चुके हो। अब आपको करनी है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस कैसे करोगे, तो आप जाना हमारे प्लेलिस्ट में, और वहाँ पर आपको मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पूरी सीरीज जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाया गया है, ठीक है। तो उसको जरूर करना, उस पर प्रैक्टिस करना, और ना समझ में आए तो उसको देखना, दोबारा देखना, उस तरह से आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल हो जाएगी। तो फिर भाई उसको जरूर देखना है। और भाई एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, एमसीक्यूज की पूरी सीरीज भी अवेलेबल है, तो भाई अपने रिवीजन को जरूर कंप्लीट कर लेना। डन, तो इसी के साथ करते हैं आज के सेशन को समाप्त, और आज हमने इस थर्ड चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और उसमें भी करेंगे 30 मिनट के अंदर पूरे चैप्टर को फिनिश, और वो भी बेहतरीन तरीके से। तो भाई करते हैं आज के सेशन को समाप्त, और भाई इसके बाद मैं फाइनली आपको बताना चाहता हूं मैग्नेट ब्रेन के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता ही भाई, मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से 12 क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं भाई 1-2 चैप्टर फ्री उसके बाद पैसा, तो भाई ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे हर चीज़ बेस्ट क्वालिटी में और कंप्लीट मिलती है आपको। ओके डन, और भी यहाँ पे और क्या चीज़, तो यहाँ आप देखोगे एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूटी जैसे कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है, साथ ही साथ स्पोकन इंग्लिश भी अवेलेबल है, और सीबीएसई, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, और भी साथ में एनसीईआरटी से रिलेटेड जैसे एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, झारखंड बोर्ड, कोई भी है जो एनसीईआरटी से रिलेटेड है वो सब कुछ यहाँ पर कंप्लीट करवाए जाते हैं। तो आपके जानकारी में कोई भी हो जो इनमें से किसी भी सेशन में कोई भी कोर्स स्टडी कर रहे हो, चाहे अपने बोर्ड में तैयारी कर रहे हो, तो उनको आप ये चीज़ें सजेस्ट कर सकते हो कि भाई वो भी आकर यहाँ पर पढ़ें और अपने एजुकेशन को बेहतरीन करें।
डन। और फिर लास्टली फाइनली मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो आप करते रहिए। ओके बाय, थैंक यू।